कर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों के पुनर्गठन की बात करेंगे। राज्यों के पुनर्गठन के जो भिन्न भिन्न चरण रहे इसके बारे में बात करेंगे और साथ में राज्यों के पुनर्गठन हेतु समय समय पर जो विभिन्न प्रकार के आयोग जो है वो गठित किए गए उन आयोगों के बारे में बात करेंगे और साथ में उन आयोगों की जो सिफारिशें रही उन सिफारिशों के आधार पर मैं आपको बहुत सारी जो है बातें बतलाने वाला हूं, ठीक है। और साथ में हम सब जो है इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान समय में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्या भारत की आजादी के समय या फिर कह सकते हैं कि भारत का संविधान जब लागू हुआ तो उस समय क्या वास्तव में ऐसी स्थिति थी? यदि नहीं तो सवाल फिर ये उठता है कि भारत की जो उस समय की परिस्थितियां या 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो उस समय जो राज्यों का क्लासिफिकेशन था वो क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हो, इसके लिए सबसे पहली बार कौन से आयोग का गठन किया गया, फिर कौन सी समिति बनाई गई, फिर कौन सा व्यक्ति ऐसे थे आंध्र प्रदेश के जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया और आमरण अनशन किया। वो ये चाहते थे कि मद्रास राज्य में जो आंध्र प्रदेश जो तेलुगु भाषी क्षेत्र है उस क्षेत्र को मिलाकर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ है वो साइंटिफिक नहीं हुआ है, वो भाषाई आधार पर ये चाहते थे कि राज्यों का पुनर्गठन हो और इस तरह से तमिलनाडु से जो तेलुगु भाषी जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसको वहां से अलग कर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए। लेकिन शुरुआत में इस पर जब ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, और इसके पहले जो भी समय समय पर आयोग जब गठित किए गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो बल्कि गठन का आधार जो है प्रशासनिक जो सुधार है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो जब बात नहीं बनी तो आंध्र प्रदेश के एक शख्सियत ने जो है उन्होंने आमरण अनशन किया और आप समझ जाइए लगभग 53 दिन शायद 53 डेज था, 53 डेज तक वो अनशन करते रहे, फिर उनकी डेथ हो गई। और हिंदुस्तान के इतिहास में ये ध्यान रखिएगा कि आमरण अनशन करके प्राण गंवाने वाले ये दूसरे व्यक्ति थे। इसके पहले आपको पता होगा जतिन दास जो है वो 63 दिन के 64वें दिन जो है उनकी डेथ हो गई थी ब्रिटिश शासन के काल के दौरान। खराब खाने और बुरे आचरण की वजह से उन्होंने अनशन किया था, आमरण अनशन, और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है जतिन दास। इसके बाद ये पोटी श्रीरामुलु है जो आंध्र प्रदेश राज्य को भाषाई आधार पर गठित करने के लिए वो आमरण अनशन करते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद फिर जवाहरलाल नेहरू जो है वो क्या करते हैं कि पार्लियामेंट में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर एक इंडिपेंडेंट स्टेट का जो है दर्जा देने के लिए वो हामी भरते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है कि 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया, इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दिया गया और इस तरह से भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश जो है वो क्या है कि बनता है, ठीक है। तो ये सारी जो बातें हैं ये बातें करेंगे और एक बात और समझिएगा कि जैसे ही आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर कह सकते हैं कि उसको एक अलग राज्य के तौर पे जो है गठित किया गया, वैसे ही अन्य जो क्षेत्र थे वो सारे क्षेत्र भी जो है भाषाई आधार पर अपने आप को स्वतंत्र होने की जो है बात करने लगे और अपील करने लगे, गुहार लगाने लगे। तो जब इस तरह की बातें होने लगी तो फिर जाकर फजल अली आयोग का गठन होता है। फिर उसके बाद 7वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित होता है जिसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन होता है, ठीक है। और ये प्रथम पुनर्गठन आयोग था, ठीक है। तो ये हुआ। फिर इसके बाद समय समय पर और सारी बातें होती रही, चलती रही और फिर वर्तमान जो सिचुएशन है वो सिचुएशन आए। तो कब किन किन राज्यों का गठन हुआ, कब जो है वो क्या है कि गोवा मिला, कब इस तरह के सारे जो है वो क्या है कि आज के क्लास में हम सब इसी से संबंधित नोट्स बनाएंगे क्योंकि इसके बारे में डिटेल में चर्चा मैं एक बार जो है पब्लिक डोमेन में मौजूद जो हमारे वीडियोस है उसके अंतर्गत जो है मैं कर चुका हूं। फिर भी अगर हम रिकैप करें, ठीक है ना, अगर यदि रिकैप किया जाए तो यहां पर आप देखिएगा कि इसमें हमने क्या क्या बताया था। जैसे आजादी के समय, ठीक है, जो देशी रियासत हिंदुस्तान में नहीं मिले थे, ठीक है। आपको यह पता होगा
कि वास्तव में क्या था कि जब जब जो है माउंटबेटन प्लान जो है जब पारित किया गया, माउंटबेटन प्लान सामने आया, तो माउंटबेटन प्लान में ये साफ साफ देशी रियासतों को, बल्कि पहले जो है समझिए कि उसमें ये कहा गया कि भारत का विभाजन जो है वो तय है और हिंदुस्तान पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन होगा, ठीक है। और जो प्रिंसली स्टेट्स है उस प्रिंसली स्टेट्स को इस बात का राइट दिया गया कि वो चाहे तो कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान में मिल जाए, चाहे तो वो हिंदुस्तान में, और चाहे तो अपनी स्थिति को स्वतंत्र बनाए रख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब इस तरह का ऑप्शन आया, जब विभाजन हो गया, तो जाहिर सी बात बहुत सारे देशी रियासत जो पाकिस्तान के हिस्से में पड़ते थे वो पाकिस्तान में मिल गए, जो हिंदुस्तान के हिस्से में पड़ते थे हिंदुस्तान में मिल गए, ठीक है। लेकिन आसानी से तो नहीं मिला। आपको मालूम है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है, जिसकी वजह से उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का बिस्मार्क कहकर पुकारा जाता है। उस समय आप समझ जाइए कि 562 कहीं 565 लिखा है, उतने प्रिंसली स्टेट्स थे, उसने जो है उतने जो है देशी रियासतें, उन रियासतों को हिंदुस्तान में मिलाना ये जो है वो क्या है कि बहुत आसान काम नहीं था, क्योंकि माउंटबेटन प्लान ने उसे इस बात का राइट दिया था कि आप चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो अगर उस कह सकते हैं कि उस जो प्रावधान था, उस प्रावधान का अगर इंटरटेन करने की आजादी अगर जो है प्रिंसली स्टेट्स को दिया जाता, तो हिंदुस्तान के भीतर बहुत सारे इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे ये देशी रियासत काम करते हैं, तो इससे हिंदुस्तान की स्थिति बहुत ही खराब हो सकती थी। इस वजह से सरदार पटेल ने जो है फिर मोर्चा संभाला और फिर पूरे भारत को जो है ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। तो इसमें यह ध्यान रखना, भी आगे बात करेंगे कि आजादी के समय जो देशी रियासत हिंदुस्तान में नहीं मिले थे वो जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ था। जम्मू कश्मीर जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंतर्गत यानी विलय पत्र द्वारा भारत में मिला, इसकी कहानी मैं अलग से बताऊंगा। फिलहाल क्या है कि पाकिस्तान ने शुरू में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य जो उसने कहा कि भाई मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, तो उसे जो है छोड़ दिया गया जम्मू कश्मीर को अपनी एक स्वतंत्र रियासत के रूप में, एक स्वतंत्र देश के रूप में उनको मान्यता मिली। लेकिन जब पाकिस्तान ने घुसपैठिया भेजा तब उन्होंने जो है भारत से जो है वो रिक्वेस्ट किया हेल्प करने की, लेकिन फिर जो है यहाँ पे भारत की सरकार ने कहा कि ये आपका मामला है, ये आप समझिए, आप इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है एंटरटेन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये आपका मामला है, मैं क्यों इसमें इन्वॉल्व हूं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका सपोर्ट करूं तो आपको भारत में विलय की घोषणा करनी पड़ेगी। तो फिर क्या हुआ, जम्मू कश्मीर का विलय पत्र द्वारा भारत में मिलन हुआ। हैदराबाद को सैन्य अभियान द्वारा मिलाया गया, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया। यह सवाल कई बार पूछा गया कि हैदराबाद रियासत को कौन से जो है ऑपरेशन के अंतर्गत मिलाया गया, तो उसका सही जवाब है ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप समझ जाइए उस समय हैदराबाद जो है पोलो के मैदान के दृष्टिकोण से पूरी दुनिया में इसका जो है बहुत बड़ा नाम था, बहुत सारे ग्राउंड थे पोलो ग्राउंड, तो इसलिए उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध जो अभियान चलाया गया उस अभियान को ऑपरेशन पोलो जो है नाम दिया गया, ठीक है। हैदराबाद रियासत और जूनागढ़ जो है वो जनमत संग्रह के आधार पर बनाया गया, ठीक है। और ये ध्यान रखिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, ठीक है, तो जब संविधान लागू हुआ तो संविधान के लागू होने के समय प्रांतों के 4 क्लासिफिकेशन किए गए। तो देखिए यहां पर इस बात को समझिएगा कि वास्तव में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो है भारत मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 2 हिस्सों में विभक्त था, ठीक है। मुख्य रूप से मैं बात कर रहा हूं, एक हिस्सा वो था जो अंग्रेजों के डायरेक्ट शासित प्रांतों के कैटेगरी में आता था, और ऐसे प्रांतों की संख्या अगर 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत 1937 में होने वाले चुनाव की अगर बात की जाए तो उस समय ऐसे प्रांतों की संख्या जो है 11 थी, ठीक है। और जो है ये 1937 के चुनाव के समय में जो हमने पब्लिक डोमेन में वीडियोस डाल रखे आप देखिएगा, उसमें वो 11 प्रांत की जो कोडिंग थी वो कोडिंग थी बॉक्यूम ना पीएसबी, ठीक है। बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, मद्रास, बंबई हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस असम हो गया, बॉक्यूमना पीएसबी पंजाब, सिंध और बंगाल का क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। तो ये बॉक्यूमना पीएसबी ये कोडिंग याद रखिएगा, ठीक है, इससे आपको बहुत आसानी मिलेगी। तो ये 11 प्रांत हो गए जो अंग्रेजों के डायरेक्ट शासन में था। बहुत सारी संख्या में प्रिंसली स्टेट्स थे जो वास्तव में स्थानीय शासकों के अधीन संचालित होते थे, लेकिन वो केवल आंतरिक मामले में सैद्धांतिक रूप से, वो भी सैद्धांतिक रूप से स्वतंत्र थे। बाह्य मामले तो ब्रिटिश सरकार के अधीन ही थे और साथ में आंतरिक मामले में सैद्धांतिक रूप से वो स्वतंत्र थे, बल्कि जो है अंग्रेजों का व्यवहारिक रूप से उसके आंतरिक मामले में भी जो है हस्तक्षेप होता था, लेकिन वो प्रिंसली स्टेट्स कहलाता था। वो इंडिपेंडेंट स्टेटस लगता था, लेकिन
लेकिन वास्तव में पैरामाउंटसी की अगर बात की जाए, अगर सर्वोच्चता की बात की जाए, तो वो सर्वोच्चता किसके पास था? वो ब्रिटिश सरकार के पास मौजूद था ऐसे प्रिंसली स्टेट्स से। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उसके पहले क्या था कि भारत की आजादी के बाद से क्या है कि सरदार पटेल है वो क्या है कि देशी रियासतों को हिंदुस्तान में मिलाने की जो अपनी प्रक्रिया जो थी वो क्या है कि उसको पूरी कर रहे थे। तो जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, तो ऐसे देशी रियासतों की संख्या घटकर, आप सोचो कि 565 देशी रियासत में वो प्रिंसली स्टेट्स घटकर जो है उसको 18 कर दिया, 18। और उस 18 देशी रियासत को ध्यान रखिएगा, खंड खा में 8 और खंड ग में उसमें 10 देशी रियासत रखा। और खंड क में क्या था? खंड क में वो प्रांत थे जो कि ब्रिटिश शासन के डायरेक्ट कह सकते हैं कि कंट्रोल में था, जो ब्रिटिश शासित प्रांत कहलाते थे, वो प्रांत यहां पे शामिल हो गए खंड क में। लेकिन खंड क में वो 11 प्रांत नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 1947 में विभाजन हो गया था। तो उसमें जैसे बिहार, उड़ीसा, ये जो है हिंदुस्तान में सेंट्रल प्रोविंस हो गया, यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, मद्रास हो गया, बंबई हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है असम हो गया, इसके बाद पंजाब का पूर्वी पंजाब, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी पंजाब हिंदुस्तान हो गया, सिंध तो चला ही गया। बंगाल का जहां तक सवाल है, पूर्वी पश्चिमी बंगाल जो है वो हिंदुस्तान में रह गया, पूर्वी बंगाल चला गया किधर? चला गया वो बांग्लादेश, उस समय जो है पूर्वी पाकिस्तान हो गया, जो बाद में जाके बांग्लादेश बन गया। ठीक है, तो ये जो हिंदुस्तान के जो प्रांत है, ब्रिटिश शासित प्रांत, वो हिंदुस्तान के अंदर है। उसको एक अलग क्लास दिया गया, क्लास ए कहा गया, या क्लास या वर्ग का कहा गया। ठीक है, और वर्ग घ का जहां तक सवाल है, ग्रुप डी का जहां तक सवाल है, तो ये ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान में जब संविधान लागू हुआ, उस समय एक ही यूनियन टेरिटरी था, एक ही संघ शासित क्षेत्र था, जिसका नाम था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये ध्यान हमेशा रखिएगा कि वास्तव में क्या है कि यहां पर जब हम ग्रुप की बात करते हैं, तो ग्रुप डी में एकमात्र यूनियन टेरिटरीज जो था, वो यूनियन टेरिटरीज जो है वो क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है कि आजादी के समय जो देशी रियासत हिंदुस्तान में नहीं मिले थे, ठीक है, वो जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ था, बाद में जम्मू कश्मीर विलय पत्र द्वारा, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, विलय पत्र, इसी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी को इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये सैन्य अभियान, और वो सैन्य अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो। और जूनागढ़ को रिफरेंडम, जनमत संग्रह को इंग्लिश में रिफरेंडम कहा जाता है। ठीक है ना, रिफरेंडम कहकर पुकारा जाता है, तो जनमत संग्रह द्वारा मिला गया। और 26 जनवरी 1950 की अगर बात करें, तो संविधान के लागू होने के समय प्रांतों के 4 वर्ग थे, वर्ग का, वर्ग ख, वर्ग ग और वर्ग घ, यानी ग्रुप ए, बी, सी और डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को अब जो ग्रुप ए, बी, सी, डी हमने आपको बताया कि वर्ग ख और वर्ग ग में 8 + 10 = कितना हो गया? 18, यानी 18 प्रिंसली स्टेट्स थे। तो वो स्टेट्स क्या है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये रटने वाली बात है। ठीक है, ये सब इस पे ज्यादा वक्त मैं नहीं दूंगा, ये मैं कर चुका हूं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 2 अन्य वर्ग, वर्ग आ हमने बता दिया, वर्ग घ बता दिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1935 1911 जो प्रांत है, बॉक्युमना पीएसबी, इसका कोडिंग जो है वो क्या है कि हमने आपको बताया। और अंडमान निकोबार संविधान के लागू होने के समय एकमात्र संघ शासित जो है वो क्या है कि प्रदेश था। ठीक है, इसके बाद जो है फिर क्या है कि हमने आपको जो है बताया था कि ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो राज्य का, अब आप देखो कि इस तरह का जो डिवीजन है, इस तरह का जो डिवीजन किया गया, ये वास्तव में साइंटिफिक नहीं था एग्जैक्टली अगर देखा जाए। ठीक है, इसका कोई एक बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं था, कोई भी बस कि हाँ प्रिंसली स्टेट्स है तो इसको इस वर्ग में रखेंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश, या जो कह सकते हैं कि कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, उसको 10 संख्या सब मिला के 10 हो गया, प्रिंसली स्टेट्स भी कुछ शामिल थे, उसको ग्रुप सी में कर दिया गया। मतलब कोई साइंटिफिक जो है ना, तो इसी वजह से आवाजें उठने लगी, तो फिर क्या है, सरकार ने विभिन्न आयोग का गठन किया, विचार
विचार करने को कहा कि भाई क्या ये गलत है, अगर सही है तो क्या होना चाहिए, किस आधार पे गठन होना चाहिए। तो इसमें जो प्रांतों का गठन हुआ, सॉरी जो आयोग का गठन हुआ, एस के धर आयोग हो गया, ठीक है, एस के धर आयोग हो गया। इसके बाद जेवीपी समिति रिपोर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद पोटी श्रीरामुलु का आंदोलन था, ठीक है। इसके बाद देखिएगा फिर मुखर्जी आयोग का गठन हुआ, फिर आंध्र राज्य अधिनियम पारित हुआ तेलुगु भाषा के आधार पर, ठीक है। ये सारी बातें आंध्र प्रदेश के बाद अन्य राज्यों का जो संघर्ष हुआ तो हमने आपको बताया प्रथम फजल अली आयोग का गठन हुआ, उसकी जो रिपोर्ट आई उसके आधार पे उन्होंने कहा कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार हो भाषा हो, किंतु एक भाषा एक प्रांत सही नहीं है। तो वो सब क्या है, ये सब जो है लिखवाने वाली बात है, ये मैं आपको जो है अभी नोट्स लिखवाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने रिकैप कर लिया होगा, और अगर डिटेल में और समझना है तो फिर और वीडियोस जो है जो हमारे पड़े हुए हैं पब्लिक डोमेन में वहां पर, और आपने निश्चित रूप से देखा होगा क्योंकि ये नोट्स सेशन चल रहा है, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि जो पब्लिक डोमेन में जो हमारे वीडियोज मूल कर्तव्य तक हैं वो तो मतलब एक्सप्लेनेशन है, वो तो कह सकते हैं कि वो लेक्चर है, वो उसमें उसका कॉन्सेप्ट है, उसका फैक्ट्स सब कुछ है, लेकिन उसमें नोट्स हमने नहीं लिखवाया था, और ये नोट्स सेशन चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात समझकर आप रिकैप कर लिए होंगे, कनेक्ट कर लिया होगा। अब आपको बातें समझ में आएगी जब मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए, राज्यों के पुनर्गठन के विभिन्न चरण, ठीक है। राज्यों के पुनर्गठन के विभिन्न चरण, ठीक है। चलिए लिखिए, लेकिन भारत की आजादी के समय तीन देशी रियासत को छोड़कर भारत के हिस्से, भारत के हिस्से में पड़ने वाले सभी रियासतों का विलय सरदार पटेल के द्वारा भारत में किया जा चुका था। बचे हुए तीन रियासत थे, ठीक है, तीन रियासत थे। अब देखिए यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम बना है वो बनाइए, तीन रियासत थे, बचे हुए तीन रियासत थे। डैश देके जो है वो क्या है, नीचे लिखिए, ठीक है, नीचे लिखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तीन रियासत थे, बचे हुए तीन रियासत को इंग्लिश में प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, राजे रजवाड़ा, ठीक है ना, इसको तीन रियासत। और वो तीन रियासत कौन कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, और तीसरा हो जाएगा जूनागढ़, ठीक है। जम्मू कश्मीर,
को जो है बाद में विलय पत्र के माध्यम से शामिल हुआ, विलय पत्र के माध्यम से शामिल हुआ। और इंग्लिश में क्या बताया विलय पत्र को? इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ACCESSION, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, बचे हुए 3 रियासत थे, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। ठीक है, जम्मू कश्मीर को बाद में विलय पत्र के माध्यम से शामिल किया गया। ठीक है, हैदराबाद जो है सैन्य अभियान के माध्यम से शामिल किया गया। ठीक है, और वो जो सैन्य अभियान था वो क्या कहलाया? ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो कहलाया। ठीक है, और जूनागढ़ किसके माध्यम से शामिल हुआ? जनमत संग्रह के माध्यम से, जनमत संग्रह के माध्यम से। ठीक है, जनमत संग्रह के माध्यम से। तो जम्मू कश्मीर बाद में विलय पत्र के माध्यम से शामिल हुआ, जिसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। इसलिए लिख लीजिएगा क्योंकि ये कभी कभार देवनागरी लिपि में, हिंदी में भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही लिख दिया जाता है। विलय पत्र के माध्यम से शामिल हुआ, हैदराबाद सैन्य अभियान के माध्यम से शामिल हुआ, ऑपरेशन पोलो जिसे कहा जाता है, ऑपरेशन पोलो कहा गया, सैन्य अभियान के माध्यम से शामिल हुआ। जूनागढ़ में लिखिएगा जनमत संग्रह के माध्यम से, रेफरेंडम के माध्यम से शामिल हुआ, रेफरेंडम के माध्यम से शामिल हुआ, रेफरेंडम के माध्यम से शामिल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए 26 जनवरी 1950, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। लिखिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब भारत का संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब भारत का संविधान लागू हुआ, जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय देशी रियासतों की संख्या घटकर 18 रह गई थी। जिसे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में, या वर्ग ख वर्ग ग में, जिन्हें ग्रुप बी और ग्रुप सी में, ग्रुप वर्ग बी और ग्रुप सी में शामिल किया गया। ब्रिटिश भारत के प्रांतों को ग्रुप ए में, ब्रिटिश भारत के प्रांतों को ग्रुप ए में, जबकि उस समय के एकमात्र संघ शासित क्षेत्र
जबकि उस समय के एकमात्र संघ शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार को ग्रुप डी में रखा गया था। लिख लीजिए, नीचे लिखेगा 18 देशी रियासतों का वर्गीकरण। पहले नीचे लिखेगा, देखिए वो सामने में जो डायग्राम जैसे बना है उसी तरह पहले लिख लीजिएगा। जो हेडिंग लिखेगा नीचे लिखे, बीच में लिखे 18 देशी रियासतों का वर्गीकरण। पहले लिख लीजिए 18 देशी रियासतों का वर्गीकरण और उसको दो भागों में बांट दीजिए, वर्ग ख वर्ग ग, यानी ग्रुप बी ग्रुप सी। वर्ग ख वर्ग ग, ग्रुप बी ग्रुप सी, वर्ग ख वर्ग ग, ग्रुप बी ग्रुप सी, वर्ग ख यानी ग्रुप बी के नीचे लिख लीजिएगा, ग्रुप ख है ना, वर्ग ग्रुप बी ब्रैकेट में लिखेगा 8 रियासत। पहले लिखे 8 रियासत और ग्रुप सी में लिखिएगा 10 रियासत। ठीक है, उसके बाद लिखिए जो 8 रियासत लिख लिया, उसके बाद उसके नीचे लिखिएगा। ठीक है, समझिए बात यहां पे, वर्ग खा लिख लिया। देखिए नोट्स एकदम समझ के बनाइए, नहीं तो फिर वर्ग खा हो गया, ग्रुप बी हो गया, ब्रैकेट में 8 रियासत लिख लिया, ग्रुप सी में ब्रैकेट में 10 रियासत लिखा। ठीक है, अब ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 8 रियासत कौन थे, तो ये पहले राजे रजवाड़ों के अधीन था। और ग्रुप सी में जो रखा गया 10 रियासत, वो कौन था, पहले चीफ कमिश्नरी प्रांत। चीफ कमिश्नरी जो प्रांत कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि पहले का जो चीफ कमिश्नरी प्रांत था वो लगभग वही स्टेटस रखता था जो स्टेटस आज यूनियन टेरिटरी रखता है, आज जो है संघ शासित क्षेत्र रखता है। तो ग्रुप सी में जो उस समय का चीफ कमिश्नरी प्रांत था और साथ में कुछ राजाओं के अधीन का जो रियासत था, ठीक है, ये इसमें शामिल है। तो यहां पर वर्ग खा 8 रियासत लिख लिया, नीचे लिखिएगा ये पहले राजे रजवाड़ों के अधीन, तब इसको लिखने के पहले लिखिए ये पहले, और सब इसका अलग लिखिएगा, इसका अलग तरह का लिखिएगा। ठीक है, 8 रियासत ब्रैकेट में लिखिए पहले राजे रजवाड़ों के अधीन, पहले राजे रजवाड़ों के अधीन। ठीक है, पहले राजे रजवाड़ों के अधीन। इसके बाद वर्ग ग या ग्रुप सी जो था ब्रैकेट में 10 रियासत आपने लिखा था, उसके नीचे लिखिए पहले चीफ कमिश्नरी, पहले के चीफ कमिश्नरी प्रांत या पहले के चीफ कमिश्नरी प्रांत और कुछ पहले के चीफ कमिश्नरी प्रांत और कुछ अन्य रियासत, कुछ अन्य रियासत। ठीक है, अब जो है वर्ग ग में ये अपने इंफॉर्मेशन के लिए लिख लीजिए क्या क्या है, और ये सब एक लाइन में इधर लिखिएगा, उसको अदर से लिखिए। लिखिए हैदराबाद, पहले लिखिए हैदराबाद कॉमा, हैदराबाद कॉमा ट्रावनकोर कोचीन, हैदराबाद कॉमा ट्रावनकोर कोचीन, ट्रावनकोर कोचीन एक साथ लिखिएगा, ट्रावनकोर हाइफन कोचीन ये एक है, कॉमा केरला के क्षेत्र में था। फिर कॉमा देख लिखिए मैसूर, मैसूर कॉमा सौराष्ट्र, मैसूर कॉमा सौराष्ट्र, कॉमा राजस्थान, राजस्थान कॉमा पेप्सू लिखिएगा, पेप्सू, और वो मैं बता रहा हूं, ठीक है, पेप्सू, पेप्सू कॉमा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर तथा मध्य भारत। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, फिर से एक बार मिला लीजिए हैदराबाद कॉमा ट्रावनकोर कोचीन
कॉमा मैसूर, फिर सौराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर पेप्सू। पेप्सू का फुल फॉर्म होता है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। पंजाब, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। पेप्सू कॉमा जम्मू कश्मीर तथा मध्य भारत। ये पेप्सू भी जो है ना बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो अभी रुक जाइएगा, इसको पूरा लिखिएगा फुल फॉर्म। पहले यहां लिख लिया जम्मू कश्मीर तथा मध्य भारत, अभी इसको बाद में लिखिएगा। अब फिर इधर लिखिए कुर्ग, वर्ग गा में लिखिएगा कुर्ग, कॉमा कच्छ, कुर्ग कच्छ, अजमेर, कुर्ग कच्छ अजमेर हिमाचल प्रदेश, कुर्ग कच्छ अजमेर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कॉमा दिल्ली, दिल्ली, भोपाल, दिल्ली भोपाल, बिलासपुर, भोपाल बिलासपुर, कॉमा विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, कॉमा मणिपुर, मणिपुर तथा त्रिपुरा, तथा त्रिपुरा। एक बार फिर से देखिएगा कुर्ग कच्छ अजमेर हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, भोपाल, बिलासपुर, विंध्य प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा। टोटल 10 हो गया, ठीक है। मणिपुर त्रिपुरा लिख लिया। अब यहां पे ना नोट देके लिख लीजिएगा पेप्सू, पेप्सू PEPSU, नोट देके लिखिए पेप्सू PEPSU लिखिए। पटियाला एंड ईस्ट, फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये आता है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, स्टेट्स यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब एसोसिएशन, ठीक है। लिख लीजिए। फिर नीचे लिखिएगा दो अन्य वर्ग थे, दो अन्य वर्ग ग्रुप ए और ग्रुप डी इस प्रकार थे, इस प्रकार थे। इस प्रकार थे। अब इस तरह बनाए, दो अन्य वर्ग लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा ग्रुप ए और ग्रुप डी, यानी वर्ग अ वर्ग घ, वर्ग अ वर्ग घ, ठीक है। वर्ग अ में लिखिएगा, पहले लिख लीजिए ये वर्ग अ जो है इसके ब्रैकेट में लिखिएगा ब्रिटिश शासित भारत, ब्रिटिश शासित भारत, ब्रिटिश शासित भारत। नीचे लिखिएगा, देखिए ध्यान रखिएगा ये 11 प्रांत है, बिहार उड़ीसा, बॉक्युम ना पीएसबी, ठीक है, बॉक्युम ना पीएसबी, बिहार उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, मद्रास हो गया, बंबई हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, असम, पंजाब, सिंध और बंगाल हो गया। लेकिन आपको मालूम है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खां का क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया। पंजाब का जो ईस्ट पंजाब है वो हिंदुस्तान में रहा, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, सिंध पूरा चला गया, बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है हिंदुस्तान में रह गया, ईस्ट बंगाल चला गया। तो ये सब जो है क्षेत्र कुछ परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिएगा बिहार, बिहार कॉमा उड़ीसा, ठीक है, बिहार कॉमा उड़ीसा कॉमा मध्य प्रांत, मध्य प्रांत यानी आज का मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत कॉमा संयुक्त प्रांत जिसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा गया, आज का उत्तर प्रदेश। मध्य प्रांत को इंग्लिश में सेंट्रल प्रोविंस कहा गया, संयुक्त प्रांत हो गया यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस, कॉमा संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस,
कॉमा मद्रास, मद्रास कॉमा बंबई, बंबई कॉमा असम तथा असम, मद्रास बंबई असम कॉमा पंजाब, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल। पंजाब मतलब हो गया पूर्वी पंजाब, ठीक है, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल। और वर्ग घ में लिखिएगा, ग्रुप डी में लिखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। और उसके नीचे लिख लीजिएगा संविधान के लागू होने के समय एकमात्र संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। संविधान के लागू होने के समय एकमात्र संघ शासित क्षेत्र, एकमात्र यूनियन टेरिटरीज, एकमात्र संघ शासित क्षेत्र। ठीक है, लेकिन हमने क्या बताया, अब इस तरह का पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लिखिए लिखिए भारत के प्रांतों का विभाजन इन चार वर्गों में कर तो दिया गया, किंतु यह वर्गीकरण अतार्किक, इलॉजिकल, अतार्किक और अवैज्ञानिक था, अनसाइंटिफिक, अतार्किक और अवैज्ञानिक था। इसलिए इससे लोग नाराज थे। ये भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन चाहते थे। पैराग्राफ चेंज कर लिखे, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है अथवा नहीं, इसके लिए समय समय पर विभिन्न आयोग व समितियों का गठन होता रहा। अब सबसे पहले देखिए, अब इस तरह से लिखिए, पहले बीच में लिखिएगा एसके धर आयोग, श्याम कृष्ण धर, DHAR, एसके धर आयोग, बीच में लिखिएगा एसके धर आयोग, एसके धर कमीशन, और पूरा नाम एसके धर का मतलब श्याम कृष्ण धर,
लिखिए एस के धर आयोग, बीच में लिखिएगा एस के धर आयोग, श्याम कृष्ण धर आयोग, ठीक है, एस के धर आयोग, जैसा लिखवा रहा हूं वैसे लिखिएगा। एस के धर आयोग लिख लिया और लिख देगा 4 सदस्यीय आयोग, उसके नीचे पे लिखे 4 सदस्यीय आयोग, 4 सदस्यीय आयोग, ठीक है, 4 सदस्यीय आयोग। और इस तरह से बना के लिखिएगा गठित किया गया, रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, गठित किया गया, रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, गठित किया गया, रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, गठित किया गया, नीचे लिखेगा जून 1948 ईस्वी में, गठित किया गया जून 1948 ईस्वी को, गठित किया गया जून 1948 ईस्वी को, और रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया दिसंबर 1948 ईस्वी को, गठित किया गया जून 1948 ईस्वी को, रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया दिसंबर 1948 ईस्वी को, ठीक है। नीचे लिखिएगा, अब ये लिख लिया, नीचे लिखिए, लेकिन इस आयोग का गठन, इस आयोग का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। एस के धर, कहीं एस के डार मिलेगा, ठीक है ना, तो DHAR है। एस के धर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, एस के धर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि पुनर्गठन का आधार भाषा नहीं, पुनर्गठन का आधार भाषा नहीं अपितु प्रशासनिक सुधार होनी चाहिए, प्रशासनिक सुधार होनी चाहिए, होनी चाहिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखे, लेकिन धर आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए कांग्रेस ने एक समिति का भी गठन किया, जिसे जेवीपी समिति कहकर पुकारा गया, जेवीपी समिति कहकर पुकारा गया। ठीक है, अब लिखेगा, अब बीच में फिर से लिखेगा जेवीपी कमिटी लिखिए। और जेवीपी कमिटी जो है ना, इसमें भी वैसे बनाइएगा, इसमें थोड़ा सा वैसे नहीं बन पाया, इसको आप ऐसे करिएगा, जेवीपी कमिटी लिखा, ठीक है। तो जेवीपी कमिटी लिखा, इसके बाद इसको भी 2 भागों में बांट दीजिएगा, ठीक है। लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा गठित किया गया, गठित हुआ और रिपोर्ट प्रस्तुत किया, गठित किया गया, रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।
गठित किया गया दिसंबर 1948 में, रिपोर्ट प्रस्तुत की अप्रैल 1949 में। गठित किया गया दिसंबर 1948 ईस्वी में, रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया अप्रैल 1949 ईस्वी को, अप्रैल 1949 ईस्वी को। ठीक है, लिखिए इस समिति के 3 सदस्य, नीचे अब लिखिएगा, इस समिति के 3 सदस्य क्रमशः जवाहरलाल नेहरू, कौमा वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया के नाम के प्रथम अक्षर से इस समिति का नाम जेवीपी समिति पड़ा। इस समिति का गठन दिसंबर 1948 के जयपुर कांग्रेस अधिवेशन, दिसंबर 1948 के जयपुर कांग्रेस अधिवेशन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा पट्टाभी सीतारमैया, अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया। जयपुर कांग्रेस अधिवेशन, ब्रैकेट में लिखिएगा अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया। जयपुर कांग्रेस अधिवेशन में किया गया। लिखिए इस समिति ने भी एस्केधर आयोग के रिपोर्ट का समर्थन करते हुए कहा कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा नहीं अपितु प्रशासनिक सुधार होनी चाहिए। भाषा नहीं अपितु प्रशासनिक सुधार होनी चाहिए। अब हेडिंग डालिए पोट्टी श्री रामुलु का संघर्ष। पोट्टी श्री रामुलु का संघर्ष, पोट्टी श्री रामुलु का संघर्ष पोट्टी श्री रामुलु का संघर्ष। ठीक है, नीचे लिखे मद्रास नाम से जिस राज्य का गठन हुआ था उसमें तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश को भी
आंध्र प्रदेश को भी शामिल किया गया था। शामिल किया गया था। जो एक प्रकार से अवैज्ञानिक था, जो एक प्रकार से अवैज्ञानिक था, अवैज्ञानिक था। एस्केधर आयोग और जेवीपी समिति, एस्केधर आयोग और जेवीपी समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को अस्वीकार ही कर दिया था। अस्वीकार ही कर दिया था। इसलिए कोई उम्मीद ना देख पोट्टी श्री रामुलु ने अलग तेलुगु राज्य के लिए आमरण अनशन या एक अलग तेलुगु राज्य के लिए 19 अक्टूबर 1952 ईस्वी को 19 अक्टूबर 1952 ईस्वी को 19 अक्टूबर 1952 ईस्वी को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। फास्टिंग अंटिल डेथ प्रारंभ कर दिया। पंद्रह दिसंबर 1952 ईस्वी को 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को ठीक है 19 अक्टूबर 1952 ईस्वी को प्रारंभ किया। 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को 58वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। तब 19 दिसंबर 1952 ईस्वी को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पृथक राज्य बनाने की बात मान ली और इसके लिए
और इसके लिए एक आयोग, मुखर्जी आयोग, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मुखर्जी आयोग, ये सब याद रखिएगा। एक आयोग मुखर्जी आयोग का गठन किया, मुखर्जी आयोग का गठन किया। अब एक हेडिंग डालिए, आंध्र राज्य अधिनियम 1953, आंध्र स्टेट एक्ट 1953। पहले हेडिंग डालिए आंध्र राज्य, बीच में लिखिएगा आंध्र राज्य अधिनियम, आंध्र स्टेट एक्ट 1953, 1953। ये वाला बहुत बार सवाल पूछा गया। आंध्र स्टेट एक्ट 1953। नीचे लिखिए मुखर्जी आयोग की अनुशंसा पर, मुखर्जी आयोग की अनुशंसा पर, अनुशंसा रिकमेंडेशन पर उपरोक्त अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत तेलुगु भाषियों के लिए, तेलुगु भाषियों के लिए ठीक है, तेलुगु भाषियों के लिए मद्रास से कुछ राज्य क्षेत्र निकालकर, मद्रास से कुछ राज्य क्षेत्र को निकालकर, कुछ राज्य क्षेत्र को निकालकर आंध्र राज्य का, आंध्र प्रदेश राज्य का, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। आंध्र राज्य का, प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953, डेट भी लिख लीजिए, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को किया गया, जिसकी राजधानी, ध्यान रखिएगा, जिसकी राजधानी कुरनूल थी। कुरनूल, उस समय हैदराबाद और ये सब कुछ नहीं था, ठीक है ना, राजधानी कुरनूल थी, कुरनूल थी। लेकिन इस प्रकार आंध्र प्रदेश, इस प्रकार आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी में, आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बना, प्रथम राज्य बना। पोट्टी श्रीरामुलु को, पोट्टी श्रीरामुलु को, श्रीरामुलु को आंध्र राज्य का पितामह कहा गया। पोट्टी श्रीरामुलु को आंध्र राज्य का पितामह कहा गया, पितामह कहा गया। ठीक है, तो ये हो गया आज की क्लास। ठीक है, इसके बाद अभी और बाकी है, इसमें भी लगता है एक लेक्चर और जाएगा, ठीक है ना। तो कल की क्लास में इसको जो है वो मैं आपको जो है इसके पूरे जो है रेस्ट जो बचा हुआ है
वो सारी चीज़ें। अभी तो सातवां संविधान संशोधन अधिनियम पारित होगा, लेकिन जितनी भी सवाल, जितनी भी चीज़ें लिखवा रहा हूँ, ये सब ये पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट है, इतने सवाल इससे पूछे जाते हैं जिसकी कोई, बाकी राष्ट्रपति का क्या कार्यकाल, ये सब चीज़ जो है ना वो कोई भी बता देगा, और वो सब जो है ना वो कह सकते हैं कि वो आसान होता है सवाल। ये सब सवाल जो होते हैं वो थोड़ा सा कठिन होते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे तथ्य होते हैं। फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल जो है इसी विषय को कंटिन्यू करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।